तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। बच्चों, हम पढ़ क्या रहे हैं अभी? हम पढ़ रहे हैं हैंड आउट। ये हैंड आउट क्या चीज है सर? देखो, क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक कलेक्शन बनाया हुआ है, ठीक है। और उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कलेक्शन को हमने नाम दिया हुआ है हैंड आउट। क्या नाम दिया सर यहाँ पे हमने? हैंड आउट। इस हैंड आउट को थोड़ा सा ध्यान से देखो। है, एक मिनट को स्पेलिंग मिस्टेक दिखा रहा है, देखो। इसका नाम हमने क्या दिया सर? हैंड आउट। ये जो हैंड आउट है, कुल मिलाकर के ये, इसमें हम लोग बात करें एवरेज तो 330 क्वेश्चन पूरा का पूरा हैंड आउट में है, ठीक है। और ये 330 क्वेश्चन जो है टोटल केमिस्ट्री में 10 चैप्टर, देखो जितनी उंगलियां उतनी चैप्टर। पूरे क्लास 12 में बोले सबसे कम चैप्टर कोई सब्जेक्ट में तो है केमिस्ट्री। अगर ढंग से पढ़ लोगे तो बहुत ही आराम से यहाँ बहुत अच्छा मार्क्स तुम स्कोर करोगे, ठीक है। चलो, ये 330 क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा। समझ रहे? सीबीएसई बोर्ड के लिए। कौन सा बोर्ड सर? आप लोग सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, ये सीबीएसई बोर्ड का है। इस हैंड आउट में जितने भी क्वेश्चन तुम यहां देखोगे वो सब के सब क्वेश्चन बेटा कहीं ना कहीं पीवाईक्यू क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025, 2024, 2023, 2022, ठीक है, या फिर आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। बात समझ रहे हो? यानी कि यह बहुत डीप एनालिसिस करके आपके लिए हैंडआउट तैयार किया गया है। तो आप जितना पढ़ोगे इसको, ये आपके लिए उतना ही ज्यादा फायदेमंद होगा। यहाँ पे हमने एक कॉन्सेप्ट हर बार समझा रहा हूं मैं, पीएमआर। क्या करो सर? यहाँ जितने भी क्वेश्चन दिखा रहा है, बता रहे हैं, उसको प्रैक्टिस करो, मेमोराइज करो, रिवीजन करो, ठीक है। हमने प्रत्येक हैंड आउट के चैप्टर को यहाँ पे, इसको 3 लेक्चर में हम पढ़ा रहे हैं। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3। लेक्चर 1 में हम डिस्कस कर रहे हैं ओनली एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है। लेक्चर नंबर 2 में हम डिस्कस कर रहे हैं क्या? वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। लेक्चर नंबर 3 में हम केस बेस्ड क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो बस हम इतना ही क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, 3 अलग अलग लेक्चर। ऐसा बायोमोलिक्यूल्स ने इससे पहले जितने भी 9 चैप्टर हमने पढ़ाया, सभी चैप्टर में ठीक हम इसी तरीके से क्वेश्चन को डिस्कशन कर रहे हैं। ये हैंड आउट जो है बेटा, थोड़ा सा इसके बारे में 2 मिनट और मैं बात कर लेता हूं। ये हैंड आउट का जो है आपके स्कूल के थ्रू आपको हार्ड कॉपी दिया गया होगा, ठीक है, हार्ड कॉपी मिला होगा बुकलेट के फॉर्म में। ये आपको स्कूल के थ्रू मिल जाएगा, ठीक है, समझ रहे? बुकलेट के फॉर्म में स्कूल में मिलेगा। अब ये स्कूल भेजा कौन है सर? स्कूल में फिलो के द्वारा भेजा गया। किसके द्वारा भेजा गया सर? फिलो के द्वारा स्कूल में इसको भेजा गया है, ठीक है। तो वहां पे आपके टीचर्स लोग आपको एडमिट कार्ड के साथ साथ ये बुक भी दे देंगे, ठीक है। आप समझ रहे? ये आपके लिए हम लोग पूरी टीम काफी मेहनत कर रही है, काफी एनालाइज कर रही है। तो आपकी बारी है मेहनत से, ठीक है। चलो, इसका हार्ड कॉपी साथ ही साथ सॉफ्ट कॉपी फिलो के यूट्यूब चैनल पे भी है। साथ ही साथ इसका सॉफ्ट कॉपी आपको ऐप पे भी मिल जाएगा, या फिर नहीं मिलेगा तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। चलो, बिना देर किए हुए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये सब जनरल डिस्कशन था। आज है हमारे पास लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 में हम बेटा बात कर रहे हैं आपके साथ एमसीक्यू क्वेश्चन या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन क्या कहता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन से पहले अगर हम बात करें, यहाँ कितने क्वेश्चन का कलेक्शन लिया सर? हमने यहाँ टोटल 33 क्वेश्चन लिया हुआ है, जिसमें से अभी जो है एमसीक्यू में लेक्चर नंबर 1 जो बनेगा 16 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है जो वेरी शॉर्ट है, और 6 क्वेश्चन है जो शॉर्ट है, यानी कि ये है लेक्चर नंबर 2, और 2 केस बेस्ड और 2 लॉन्ग, ये है लेक्चर नंबर 3। मतलब लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, ये 3 अलग अलग, ठीक है, 3 अलग अलग क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आगे बढ़े हैं सर, चलिए आगे चलते सर। आगे क्या है यहाँ पे? बोलता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 सीबीएसई 2025 में पूछा गया क्वेश्चन। देखो, सीबीएसई बोर्ड 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को ध्यान से देखो और समझो। ये क्वेश्चन क्या है? बोलता है इन द होवर्थ स्ट्रक्चर, देखो, इन द होवर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज of the carbohydrate various carbon atom have been numbered। अलग अलग कार्बन एटम का नंबरिंग किया गया है। देखो,
कार्बन एटम की संख्या 1 2 3 4 5 6, ठीक है, टोटल 6 कार्बन होता है, 6 कार्बन। बोलता था एनोमेरिक कार्बन इज नंबर। एनोमेरिक कार्बन किसको कहते हैं? देखो, एनोमेरिक कार्बन हम पहला कार्बन को कहते हैं जहां पे कीटोन फंक्शनल ग्रुप लगता है या फिर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप लगता है, जहां पे CHO हो या फिर CO हो, वैसे पोजीशन वाले कार्बन को हम एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। जहां जो पहला नंबर का कार्बन है वही कहलाएगा एनोमेरिक कार्बन, यानी कि आंसर क्या होगा? ए नंबर, ठीक है, ए जो है एनोमेरिक कार्बन होगा। देखो इसका आंसर भी हमने यहाँ मेंशन किया हुआ हिंदी में, हिंदी में भी बोला है कि एनोमेरिक कार्बन कौन सा है, तो पहला कार्बन को ही हम एनोमेरिक कार्बन कह देंगे, ठीक है। इसी बात को हमने लिखा है कि इन द हॉवर्थ स्ट्रक्चर कार्बोहाइड्रेट द एनोमेरिक कार्बन इज कार्बन एटम दैट वाज पार्ट ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप। ये कार्बोनाइल ग्रुप में एल्डिहाइड या कीटोन का पार्ट होता है, ठीक है, इन द ओपन चेन स्ट्रक्चर में, उसी को क्या एनोमेरिक कार्बन कह देते हैं, ठीक है। आगे चलो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लूकोज। ग्लूकोज के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? ग्लूकोज एक अल्डोहेक्सोज है, बिल्कुल अल्डोहेक्सोज ग्लूकोज है, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही होता है C6H12O6। यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप होता है और साथ ही साथ 6 कार्बन होता है, इसलिए 6 कार्बन को हेक्सोज और एल्डिहाइड को अल्डोल, तो अल्डोहेक्सोज बनता है। बोलता ऑन हीटिंग विद HI टू गिव नॉर्मल हेक्सेन। बिल्कुल सही बात है, ग्लूकोज को तुम जैसे ही HI के साथ हीट करोगे ये नॉर्मल हेक्सेन देता है, ये भी रिएक्शन सही है। इट एग्जिस्ट इन फ्यूरेनोज फॉर्म, क्या ये फ्यूरेनोज के फॉर्म में प्रेजेंट होता है? या फिर इट डज नॉट गिव सैचिव टेस्ट, बोल रहा है क्या ये सैचिव टेस्ट देता है, ठीक है। ग्लूकोज जो होता है फ्यूरेनोज के फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होता, ग्लूकोज पायरेनोज के फॉर्म में होता है। ग्लूकोज किसमें होता है? पायरेनोज के फॉर्म में होता है, ठीक है, पायरेनोज, ठीक है। जब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं ग्लूकोज का तो पायरेनोज के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी कि गलत स्टेटमेंट जो है यहाँ पे इसका C नंबर स्टेटमेंट जो बिल्कुल गलत है। ये सैचिव टेस्ट तो ऐसे भी नहीं देता है, तो इसका जो गलत स्टेटमेंट है वो C नंबर है। क्या है सर? C नंबर, ठीक है। ये फ्यूरेनोज फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, फ्यूरेनोज फॉर्म में जो एग्जिस्ट करता है उसका नाम है फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट एग्जिस्ट इन फ्यूरेनोज फॉर्म, ठीक है, फ्यूरेनोज फॉर्म में एग्जिस्ट, ठीक है। इसका आंसर होगा कि इट एग्जिस्ट इन फ्यूरेनोज फॉर्म, ग्लूकोज एग्जिस्ट ओनली पायरेनोज फॉर्म, फ्यूरेनोज फॉर्म में फ्रुक्टोज होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया क्वेश्चन। आगे बात करते हैं, इसका हिंदी वर्जन में यही आंसर आएगा, फ्यूरेनोज फॉर्म, ठीक है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्या होता है सर? देखो, मोनोसैकेराइड का मतलब है जहां एक ग्लूकोज यूनिट मिलेगा, ठीक है, एक कार्बोहाइड्रेट यूनिट मिलेगा। पॉलीसैकेराइड का मतलब है क्या? मोर देन 2 कार्बोहाइड्रेट यूनिट, ठीक है, ठीक है, समझ रहे? तो ऐसा होता है स्टार्च, सेलुलोज, समझ रहे, ग्लाइकोजन, गम्स आदि। माल्टोज जो है डाइसैकेराइड है, ये तो नहीं होगा। ग्लूकोज मोनोसैकेराइड, ये भी नहीं होगा। सुक्रोज डाइसैकेराइड, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? सेलुलोज फाइबर। इसका आंसर क्या होगा सर? C नंबर, सेलुलोज फाइबर, ठीक है। क्लियर माय पॉइंट? क्लियर है? आगे चलें, चलो आगे। आगे क्या आगे बोलता है सेलुलोज। सेलुलोज इज ए पॉलीसैकेराइड। सेलुलोज एक पॉलीसैकेराइड है, कंपोज ऑफ नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट। होता है ग्लूकोज जो है सेलुलोज का एक पॉलीसैकेराइड है और ये जो है कई सारे ग्लूकोज यूनिट के मिलने से बनता है। क्लियर माय पॉइंट? क्लियर है? हाँ, आगे बढ़े। देखो आगे नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, देखो इसका आंसर सेलुलोज होगा, तीसरा नंबर का भी, ठीक है। 4th नंबर क्वेश्चन क्या है? बोलता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जांपल ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के डीनेचुरेशन का एग्जांपल कौन सा था? देखो प्रोटीन के डीनेचुरेशन का एग्जांपल है क्या? कर्डिंग ऑफ मिल्क, दूध का दही में जमना इज द एग्जांपल ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, पहला। दूसरा क्या? कोएगुलेशन ऑफ एग, बिल्कुल, जब तुम अंडा को पानी में बॉईल कर देते हो तो अंडा पहले लिक्विड स्टेट में होता है, बाद में सॉलिड स्टेट में चला जाता है। तो ये लिक्विड से सॉलिड स्टेट में जाना, दूध का दही में जमना, ये सब क्या प्रोटीन यहाँ पे डीनेचर्ड हो चुका है, खराब हो चुका है। और ये सारा क्वेश्चन 2025 में पूछा गया क्वेश्चन, यानी कि ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर होगा बोथ A and C, बोथ आर द एग्जांपल ऑफ क्या? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन।
इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, रीजन भी लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हमने बता दिया रीजन। ठीक है, आगे देखो सर, यहाँ पे आगे क्या है, 5th नंबर क्वेश्चन, न्यूक्लियोटाइड्स आर ज्वाइंट टुगेदर। देखो डीएनए मॉलिक्यूल लेते हैं या फिर प्रोटीन मॉलिक्यूल, डीएनए मॉलिक्यूल खास करके देखो, तो डीएनए मॉलिक्यूल में क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स कहां बनता है, देखो एक होता है सुगर मॉलिक्यूल, ठीक है, एक सुगर, दूसरा होता है फॉस्फेट मॉलिक्यूल, ठीक है, या फॉस्फेट मॉलिक्यूल या फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, फॉस्फेट मॉलिक्यूल से जुड़ा होता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, या फॉस्फोरिक ग्रुप से, या फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज जिसको बोलते हैं, जिसके ये दोनों के ज्वाइंट जो बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं सर यहाँ पे, न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। ठीक है, अगर यही बेस से जुड़ा होता तो सर, अगर कोई बेस से जुड़ा होता उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं यहाँ पे, ये न्यूक्लियोसाइड, ये न्यूक्लियोटाइड, और ये क्या, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। क्या है फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। क्लियर है, यानी इसका आंसर हो गया क्या, डी नंबर। क्लियर है, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, बोलता है टू न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड टुगेदर थ्रू फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज टू फॉर्म डाइन्यूक्लियोटाइड। ये क्या बनाता था, डाइन्यूक्लियोटाइड बनाता है। क्लियर माय पॉइंट, क्लियर है। ठीक है, क्लियर माय पॉइंट। देखो आगे, आगे क्या है, आगे यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स के साथ किसके द्वारा जुड़े होते, न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज के साथ जुड़े होते हैं। ये भी क्वेश्चन 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो बोलता दो न्यूक्लियोटाइड्स को फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज के माध्यम से जोड़कर एक डाइन्यूक्लियोटाइड बनाया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं सर। देखो ये भी क्वेश्चन 2025 अब सोचेगा सर इतना सारा क्वेश्चन 2025 में पूछ दिया, नहीं। अब देखो टोटल 7 सेट होते हैं सीबीएसई द्वारा जारी, कितना टोटल 7 सेट, ये अलग अलग सेट से निकाला गया क्वेश्चन है, समझ लो। इंडिया टोटल पूरे इंडिया में 7 सेट होते हैं। एक ब्लाइंड सेट होता है, अंधे वैसे बच्चों जिनको दिखाई नहीं देता, ठीक है, दिव्यांग बच्चों के लिए। फिर और ज्यादा से और सेट जो होते हैं अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग सेट होता है, टोटल 7 सेट मिलता है। उसी के क्वेश्चन, उसी से क्वेश्चन निकाल के यहाँ पे लिखे। बोलता अस्कर्वी क्या है, अस्कर्वी जो होता है विटामिन सी के कारण होता है, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। और एस्कॉर्बिक एसिड कहाँ पाया जाता है, विटामिन सी। इसका आंसर क्या है यहाँ पे, बी। ठीक है, समझ रहे हैं, होता है एस्कॉर्बिक एसिड, अस्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी। ठीक है, आगे बात करें सर, इसका हिंदी में यही हो गया एस्कॉर्बिक एसिड इसका आंसर। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 7 बोलता अल्फा हेलिक्स इज स्ट्रक्चर फीचर ऑफ। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर कहां मिलता है, देखो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर सुक्रोज में तो नहीं मिलेगा, सुक्रोज में हेलिकल स्ट्रक्चर होता है नहीं। यहाँ पे ग्लूकोज फ्रुक्टोज मिलता है, ये तो नहीं होगा। स्टार्च में ये भी ग्लूकोज होता है मल्टीपल टाइम्स। न्यूक्लियोटाइड्स या पॉलीपेप्टाइड, देखो न्यूक्लियोटाइड्स जो होता है ये कहाँ बनता है, सुगर और, याद करो बॉन्ड अभी बताया, तो सुगर और फॉस्फोरिक ग्रुप जो होता है, फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोरिक ग्रुप जो होता है, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, उसके बीच होता है न्यूक्लियोटाइड, यानी कि ये भी नहीं होगा, तो पॉलीपेप्टाइड होगा। क्या आंसर, पॉलीपेप्टाइड, ऑप्शन आंसर क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, तो अल्फा हेलिक्स जो स्ट्रक्चर होता है वो पॉलीपेप्टाइड होता है। क्लियर माय पॉइंट, क्लियर है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 क्या आता है, पॉलीपेप्टाइड होता है, पॉलीपेप्टाइड आर चेन ऑफ अमीनो एसिड। पॉलीपेप्टाइड क्या होता है सर, ये चेन होता है कई सारे अमीनो एसिड का, एंड देयर एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, अलाउइंग देम टू अडॉप्ट अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। और ये क्या करता है सर, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर को प्राप्त कर लेता
क्लियर है? आगे चलें, ठीक है। ठीक है, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर क्या है? पॉलीपेप्टाइड, जैसे डीएनए आरएनए में जो होता है वहां पे बात करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद देखो, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड अमीनो एसिड की श्रृंखलाएं जो हाइड्रोजन आबंध बनाने के लिए उनकी क्षमता उन्हें अल्फा हेलिकल संरचना अपनाने के लिए अनुमति देता है। डीएनए आरएनए में हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। आगे देखो, बोला था टू अमंग द थ्री कंपोनेंट ऑफ डीएनए आर बीटा डी2 डीऑक्सीराइबोज एंड ए हेटेरोसाइक्लिक बेस, द थर्ड कंपोनेंट इज व्हाट? देखो बोलता है यहाँ पे क्या, बोलता है द टू अमंग दी थ्री, ठीक है, तीन में से टोटल डीएनए में होता है थर्ड कंपोनेंट, देखो होता है एडेनिन, ग्वानिन, ठीक है, हाँ यूरेसिल, और होता है क्या, एक होता है थायमिन, AGCT, याद करो हमने ये बता रखा है क्या, AGCT, ठीक है। देखो यहां बोला है क्या, टू अमंग दी टू कंपोनेंट ऑफ डीएनए आर, डीएनए के अंदर क्या होता है सर, यहाँ पे हम लोग लेते हैं क्या, देखो डीएनए के अंदर होता है एक सुगर, सुगर जुड़ा होता है ऊपर बेस से, या फिर ये जुड़ा होता है किसके, फॉस्फोरिक एसिड से, किससे सर, फॉस्फोरिक एसिड से, फिर ये जुड़ा होता है अगला सुगर से, ठीक है, डीएनए के अंदर जो सुगर मॉलिक्यूल होता है उससे अगला सुगर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये डीएनए, डीएनए के अंदर बात कर रही है, डीऑक्सीराइबोज होता है ना यहाँ पे, उससे बात कर रहे हैं, ठीक है, फोटो देखना दिख जाएगा। तो इसके अंदर जो बोलता है टू अमंग द थ्री कंपोनेंट ऑफ डीएनए आर, ठीक है, डीऑक्सीराइबोज एंड हाइड्रोसाइक्लिक बेस, देखो ये हाइड्रोसाइक्लिक बेस है ना, हाइड्रोसाइक्लिक बेस सुगर फिर सुगर, तो इसको जिससे जोड़ते इसको फॉस्फोरिक एसिड से जोड़ते। देखो हम इसको बुक में दिखा देते हैं, देखो आपके पास बुक होगा तो वहां पे देखिए ये दिखेगा, तो ये चैप्टर का जो मैक्सिमम आंसर है आपके एनसीईआरटी बुक में दिख जाएगा। देखो ये सरकरा, ये सरकरा, ठीक है, यहाँ पे देखो ये फॉस्फोरिक है, H3PO4, PO4 यहाँ पे आया है, ठीक है, PO4 जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड से, ये के हेल्प से ये क्या होता है, जुड़ा होता है। तो आपके पास एनसीईआरटी बुक हो, ऐसे स्ट्रक्चर वहां मिल जाएगा, वहां पे जाके देखिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा सर यहाँ पे, बी नंबर, फॉस्फोरिक एसिड, क्या होगा यहाँ पे, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। देखो थोड़ा सा आपको अपने बुक को भी पढ़ना है समझने के लिए। देखो फॉस्फोरिक एसिड फॉर्म फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बॉन्ड बिटवीन सुगर मॉलिक्यूल, दो सुगर मॉलिक्यूल के बीच, क्रिएटिंग ए सुगर फॉस्फेट बैकबोन, सुगर फॉस्फेट का बैकबोन क्रिएट करता है। दिस इज द थर्ड डिस्टिंक्ट कंपोनेंट, ये तीसरा अलग कंपोनेंट होता है डीएनए के अंदर, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, फॉस्फोरिक एसिड अभी जो बताएं, ठीक है, इसको आप फोटो देखिएगा समझ में आ जाएगा। आगे लिखा है क्या, which functional group of glucose interact to cyclic hemiacetal leading to pyranose structure, पायरेनोज स्ट्रक्चर में कौन सा कार्बन है, ठीक है, कौन कौन सा कार्बन है जो जुड़ा होता है। देखो एक कार्बन होता है, देखो बोलता है which functional group of glucose interact to cyclic hemiacetal group, ठीक है। देखो एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता है कार्बन नंबर 5 पे, ठीक है, कार्बन नंबर 5 पे क्या होता है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप लगा होता है, ठीक है। वही बोलता है कि विच फंक्शनल ग्रुप ऑफ ग्लूकोज, देखो ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता है, OH ग्रुप, यही रिएक्ट करता है पायरेनोज स्ट्रक्चर से, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी, एल्डिहाइड ग्रुप एंड हाइड्रोक्साइल ग्रुप, एक कार्बन का एल्डिहाइड दूसरे का हाइड्रोक्साइल ग्रुप, दोनों क्या जुड़ जाएगा, ठीक है। देखो बोलता है एल्डिहाइड ग्रुप एंड हाइड्रोक्साइल ग्रुप एट C5, द एल्डिहाइड ग्रुप एट C1 रिएक्ट विथ हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑफ C5, तो एक C1 ग्रुप उसके 5 से जुड़ा रहेगा, C1 किससे जुड़ा रहेगा, C1 जो दूसरे के C5 से जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, वही कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, C5 एल्डिहाइड समूह और हाइड्रोक्साइल समूह, ठीक है। बोलता है यहाँ पे क्या 10 नंबर, बोलता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है सर, देखो दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बीच में O से जोड़ता है, ठीक है, दूसरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, एक का कार्बन 1 होता है दूसरे का कार्बन 4 होता है, ठीक है। तो
कार्बन 1 और 4 के बीच ऑक्सीजन नाम का ऐसे बॉन्ड होता है, ठीक है। देखो इसका भी फोटो तुमको दिखा देते हैं, देखो अपने बुक खोलो, आपको ये पढ़ाए हैं, ठीक है, ये सब वाला बात हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। आपके तो क्लास ले रहे थे तो क्लास में वहां पे दिखाया कि आप फोटो को ऐड करना चाहते ऐड किए। तो ये ग्लूकोज, ये माल्टोज, वन ये माल्टोज है, ग्लूकोज ग्लूकोज, दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल में जोड़ा गया, एक कार्बन कार्बन 4 के बीच ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं C1 और C4 अल्फा लिंकेज से जुड़ा होता, तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ये आंसर देखो सिंपल सा, ये स्ट्रक्चर देखोगे तभी समझोगे। और इसके लिए बेटा आपको एनसीईआरटी बुक करना। देखो हमें पढ़ने के लिए सब कुछ लेकर के बैठने बोलता हूँ कि सबसे पहले तुमको क्लास नोट्स लेके बैठना है, क्लास नोट्स के बाद उसका शॉर्ट नोट्स बनाना है, शॉर्ट नोट्स के बाद बेटा तुमको एनसीईआरटी बुक पढ़ना है 1 बाय 1 करके। और बायोमोलिक्यूल्स में जितना क्वेश्चन दिया हुआ लगभग 25-20 क्वेश्चन है, अगर तुम 20 क्वेश्चन इस एनसीईआरटी बुक का बना लिए ना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस याद आएगा कि तुम कोई क्वेश्चन छोड़ोगे ही नहीं, ठीक है। चलो 10 नंबर के बाद बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन का। देखो C1 से C4 लिंकेज होता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दैट लिंक द ग्लूकोज यूनिट इन द एमाइलोज पार्ट ऑफ स्टार्च C1 से C4, ठीक है। C1 से C4 हो जाएगा अल्फा लिंकेज, ठीक है, इसका आंसर। 10 के बाद बात करते हैं सर 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोलता है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, फ्रुक्टोज का फॉर्मूला है C6H12O6, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अब जहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है उसको बोलते हैं आइसोमर ऑफ ईच अदर। तो इसका आंसर एकदम से ए लिखो, आइसोमर ऑफ ईच अदर, ठीक है। बात समझ रहे हैं, तो ये क्या आइसोमर ऑफ ईच अदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो सर, एक दूसरे का समावयता है। 11 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। अब 12 नंबर तक कर्डिंग ऑफ मिल्क इज एग्जांपल। अरे दूध का दही में जमना, ये क्या डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का एग्जांपल है, ठीक है। दूध दही में फट गया, क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो प्रोटीन है वो क्या हुआ, खराब हो गया। तो बोलता है डिनेचुरेशन रेफर टू द प्रोसेस इन विच प्रोटीन लूज देयर नेचुरल स्ट्रक्चर। प्रोटीन जो होता है अपने नेचुरल स्ट्रक्चर को लूज कर दिया ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर लाइक हीट, एसिड, एंजाइम, ठीक है। हीट के प्रेजेंस में या एसिड के प्रेजेंस में या एंजाइम के प्रेजेंस में वो अपने प्राइमरी स्ट्रक्चर को क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है या डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। उसी को बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। आगे देखो सर अगला क्वेश्चन, देखो यही क्या बनेगा, प्रोटीन का विकृतीकरण। अब क्वेश्चन नंबर 12 के बाद बात करते हैं 13 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रोटीन आर द पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। प्रोटीन क्या है सर, एमिनो एसिड का पॉलीमर है दैट आर कनेक्टेड टू ईच अदर। देखो दो अमीनो एसिड किससे कनेक्टेड होता है, अमीनो एसिड, दो अमीनो एसिड, दो अमीनो एसिड जिससे कनेक्टेड होता है उसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बोलते हैं, उसको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं कहेंगे, उसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तो ग्लूकोज के बीच था, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज कहां पे होता है, ये बोलता है डीएनए के बीच। यहाँ पे क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा होगा सर, पेप्टाइड बॉन्ड, याद रखना है आपको, ठीक है। इसका आंसर हुआ क्या, पेप्टाइड बॉन्ड, 13 नंबर का, ठीक है, ठीक है। फोर्टीन क्या, ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद। ग्लूकोज किससे रिएक्ट नहीं करेगा सर, ग्लूकोज जो है हमारा किससे रिएक्ट नहीं करेगा, ग्लूकोज जो है ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है, ये बनाता है ग्लूकोनिक एसिड। ये NH2H हाइड्रोक्साइल के साथ भी रिएक्शन कर लेगा, HI के साथ रिएक्ट करके अल्केन बना देगा। ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ रिएक्शन, सोडियम हाइड्रोजन बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं करता, यानी ऑप्शन नहीं। ये हम बता चुके हैं, पहले क्लास में भी जिक्र हुआ है और यहाँ पे भी जिक्र कर दिया, ठीक है। इसका यहाँ देखो लिखे भी है कि ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम बाइसल्फाइड NeHSO3। सोडियम बाइसल्फाइड इज कॉमनली यूज्ड इन रिएक्ट विद एल्डिहाइड। ये जनरली एल्डिहाइड से रिएक्ट करता है या कीटोन से रिएक्ट करता है टू फॉर्म ए स्टेबल कंपाउंड। और ये एक स्टेबल कंपाउंड मतलब ग्लूकोज हैज अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। ग्लूकोज का एक खास स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर अल्कोहल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है दैट मेक्स इट अनरिएक्टिव विद सोडियम हाइड्रोजन। जो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अनरिएक्टिव कर देता है उसके साथ रिएक्ट करता नहीं है, ठीक है। अब 14 के बाद बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। बोलता है विटामिन डी कैन बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। बिल्कुल नहीं, विटामिन डी जो है हमारे बॉडी में स्टोर नहीं, हमारे बॉडी में क्या बोलता है, इसका स्टोर नहीं होता। नहीं, विटामिन डी होता है हमारे बॉडी में, दो ही विटामिन स्टोर नहीं होता, एक विटामिन बी और विटामिन सी। बाकी बाद विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के सब स्टोर होता है। तो पहला जो एक्सर्शन है वो गलत है। दूसरा
क्या विटामिन डी इज फैट सोल्यूबल? बिल्कुल, ये फैट सोल्यूबल विटामिन है। एंड इज नॉट एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी? बिल्कुल, ये जो फैट सोल्यूबल होगा, विटामिन डी जो होता है फैट सोल्यूबल होता है, वाटर सोल्यूबल नहीं होता। जो फैट सोल्यूबल होता है वो बाहर नहीं आता। तो यानी कि जो एसर्शन ए जो है वो गलत है, बट रीजन आर जो है बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन होगा क्या? डी। क्या होगा ऑप्शन सर इसका? डी। देखो ऑप्शन डी एसर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। विटामिन ए, डी, ई, के आर फैट सोल्यूबल विटामिन विच कैन बी स्टोर्ड इन लीवर एंड एडिपोज टिश्यू। जो एडिपोज टिश्यू या लीवर में जमा हो जाता है या फैटी एसिड में जमा होता है। देयरफॉर एसर्शन इज फॉल्स, बट विटामिन डी इज फैट सोल्यूबल। लेकिन विटामिन डी क्या है? फैट सोल्यूबल है, ठीक है, एंड नॉट एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन। ये यूरिन से एक्सक्रिएट नहीं होता है। रीजन इज ट्रू। इसका रीजन क्या है? ट्रू है। क्लियर है? आगे देखो सर, आगे बात करते हैं यहाँ पे सर क्या अभिकथन ए, इसका यहाँ डी सही है, ठीक है। वही कहानी, विटामिन डी हमारे शरीर में संग्रहित नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये फैट में सोल्यूबल है, लीवर में जाके जमा होता है, ठीक है। हाँ, इसका आंसर यहाँ पे ऑलरेडी हमने अभी लिख रखा है, ठीक है। अब आता है लास्ट क्वेश्चन, क्या कि यूरेसिल बेस इज प्रेजेंट इन डीएनए? नहीं नहीं नहीं, डीएनए के अंदर जो है तीन ही बेस प्रेजेंट होता है। कौन कौन? ए फॉर एडेनिन, जी फॉर ग्वानिन, सी फॉर साइटोसिन और टी फॉर थायमिन, ठीक है। यूरेसिल जो होता है डीएनए में प्रेजेंट होता है, यूरेसिल आरएनए में होता है। कहां पे होता है? आरएनए में। तो बोलता है यूरेसिल प्रेजेंट इन डीएनए, ये गलत, पहला वाला गलत। डीएनए अंडरगोज सेल्फ डुप्लीकेशन रेप्लिकेशन, बिल्कुल। डीएनए जो होता है सेल्फ रेप्लिकेट करता है, मतलब एक सेल बना जिससे हम लोग छोटा होता है, बच्चा पहले छोटा होता है, ठीक है, उसमें सेल की संख्या कम होती है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है एक सेल रिपीट करके दूसरा, दूसरा सेल तीसरा, तीसरा चौथा, ऐसे सेल बढ़ते चला जाता है, बच्चा बड़ा होते चला जाता है, और उसके फादर का जो शेप था, साइज था, स्ट्रक्चर था, फेस कलर था, बॉडी स्ट्रक्चर था, सब कॉपी होते चला जाता है। तो बोलता है डीएनए अंडरगोज सेल्फ रेप्लिकेशन, यानी कि रीजन सही है, ए गलत है। इसका भी आंसर डी होगा कि असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ठीक है। तो इसका भी आंसर यहाँ पे डी ही होगा। डीएनए रेप्लिकेशन इज प्रोसेस बाय विच डीएनए मेक एन आइडेंटिकल कॉपी ऑफ इटसेल्फ। दिस इज क्रूशियल फॉर सेल डिवीजन एंड अकर्स इन एस शेप ऑफ द सेल साइकिल। ये सेल साइकिल में पाया जाता है, ठीक है। ये 16 नंबर का क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। इसका आंसर, इसका हिंदी में भी वही होगा आंसर, क्या? कथन ए गलत है, लेकिन आर से, क्योंकि यूरेसिल बेस्ड डीएनए में मौजूद नहीं होता, ये आरएनए में होता है। कहां पे होता सर? ये आरएनए में होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं। आप देखो, हम बता रहे हैं 4 लेयर में पढ़ना, ठीक है, 4 लेयर में पढ़ना, ये चीजें तुमको कभी दिक्कत नहीं करेगा। पहला, अपना क्लास नोट्स पढ़ लेना। दूसरा, इसका एक बार तुम शॉर्ट नोट्स बना लेना। तीसरा, तुम क्या करना, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन आंसर कर लेना। और चौथा, जो तुम्हें हैंडआउट पढ़ना, तुम्हारा इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। इतना पढ़ लोगे, केमिस्ट्री में 90% तुम्हारा लॉक हो गया, ठीक है। 90% क्या है? लॉक है, ठीक है। चलो, इन सभी बातों के साथ आज की क्लास को बेटा यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। इसके बाद आएगा लेक्चर नंबर 2, तो देखने बिल्कुल मत भूलना, जाना तुरंत इसके बाद उसको देख लेना, ठीक है। चलो, मैं एक ही चीज कहूंगा, जितना भी पढ़ रहे हो उसको कोशिश करना कि खुद से उसका आंसर लिख लेने का, ठीक है। उसके बाद वीडियो सोल्यूशन देखने का, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय, हैप्पी लर्निंग। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और जस्ट इसके बाद जाकर दूसरा लेक्चर देखिए।